नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। 3 चरणों का मतदान हो चुका है। चौथे चरण का मतदान शुरू होने वाले हैं। 2 दिन के बाद चौथे चरण का मतदान होगा, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी अपना हथियार डालते हुए नजर आ रही है। उनको अब यह लगने लगा है कि शायद अकेले अपने बूते, जो कि एकला चलो का नारा लगा रही थी शुरुआत में, वो अब उनको लग रहा है कि अपने बूते बंगाल में सरकार बनाना मुश्किल होगा। इसीलिए वो इशारों में अपने विपक्षी पार्टियों का, हालांकि पहले उन्होंने पत्र लिखा था विपक्षी को एकजुट होने के लिए, अब उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस और टीएमसी यदि मिल जाए, या जो गठबंधन है संयुक्त मोर्चा, जो अलग एक तीसरा मोर्चा बंगाल में बना रही, वो अगर साथ में आ जाए तो शायद सरकार बन जाए। इस तरीके की बात अब बंगाल में होने लगी है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले एक देखते हैं रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि क्या सही में दीदी का दम निकलने लगा है। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के मतदान आने तक ममता बनर्जी को एहसास होने लगा है कि बंगाल का रण अकेले जीतना उनके बस की बात नहीं। इस चुनाव में ममता की झुंझलाहट साफ दिखने लगी है। जब पहले शाहनवाज की चुनावी सभा में हमला हुआ और अब दिलीप घोष की मीटिंग में हमला किया गया, लेकिन ममता की हताशा उसी समय ही जाहिर हो चुकी थी जब 3 अप्रैल को हुगली के तारकेश्वर में हुई चुनावी रैली में उन्होंने अल्पसंख्यक मतदाताओं से अपील की थी कि उनका वोट विभिन्न दलों में बंटने न दें। उन्हें लग गया कि बिना पारंपरिक अल्पसंख्यक वोटरों के उनकी नया पार नहीं लगेगी। हालांकि इस अपील पर ममता को चुनाव आयोग ने नोटिस भी थमा दिया। उधर बीजेपी उत्साह से भरपूर दिख रही है और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ताबड़तोड़ रैलियों ने ममता के डर को बढ़ा दिया है। बीजेपी दावा कर रही है कि उसे 200 से अधिक सीट मिल रही है। बीजेपी के नेता रैलियों में जोर शोर से कह रहे हैं कि 2 मई दीदी गई। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पहले ही सभी विपक्षी दलों से एक साथ आने की अपील कर चुकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि चुनाव के बाद अगर टीएमसी को बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस और वाम दलों की मदद से वो सत्ता में फिर वापस आ सकती हैं। हालांकि लोकसभा में नेता विपक्ष और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी कह चुके हैं कि किसे समर्थन देना है या किसे नहीं, इसे चुनाव के बाद ही संयुक्त मोर्चा तय करेगा। रंजन ने कहा कि हो सकता है कि संयुक्त मोर्चा ही सरकार बनाए और टीएमसी उसे समर्थन दे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये तो थी बात बंगाल में बदल रहे राजनीतिक समीकरण की, लेकिन जो हिंसा की बात हम शुरुआत पहले दिन से कर रहे हैं कि बंगाल के चुनाव में हिंसा हो रही है। रक्त चरित्र बंगाल का ये बता रहा है कि बिना खून के छींटे के कोई भी बंगाल में चुनाव पूरा नहीं होता है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में जहां शाहनवाज हुसैन के रैली में पत्थरबाजी हुई, उससे पहले दिलीप घोष की सभा में हुई थी। हालांकि चुनाव की घोषणा के पहले अब कल दिलीप घोष की सभा में फिर से एक बार हमला हुआ है। उनकी काफिले की गाड़ी को तोड़ दिया गया है। चुनाव आयोग से बीजेपी ने इसकी शिकायत की है। शिकायत के बाद क्या कहा है शिशिर जी ने, जो कि बीजेपी बंगाल के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उनको एक बार सुनते हैं। उसके बाद अपने मेहमानों से, जय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी और संजय चक्रवर्ती नेता तृणमूल कांग्रेस, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि चुनाव आयोग से शिकायत के बाद क्या कहा शिशिर जी ने। पुलिस मुखदर्शक और चारों तरफ से पथराव हो रहा था। कल ये स्थिति थी कि हमारे प्रदेश के सभापति दिलीप दा को केवल चोट नहीं लग सकता था, बुरा चोट लगता था। चोट तो लगा, रात को जाके हॉस्पिटल में उन्होंने एक्सरे कराया। और पुलिस, देखिए, कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ में है, ये कोई केंद्र बल के हाथ में नहीं है। मगर वो मुख्य दर्शक हैं क्योंकि उनको बोला गया है कि ये मारेंगे। यही है जो ममता बनर्जी बार बार बोलती हैं, खेला हो बे। अरे भाई, चुनाव में क्या खेला, ये रक्त का खेला। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ जय चौधरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और संजय चक्रवर्ती है, टीएमसी के नेता। उनसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले अपने दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत संजय जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख, हालांकि 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण का चुनाव जो मतदान जो है वो होने वाला है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से दीदी का बॉडी लैंग्वेज या दीदी के चेहरे के हाव भाव जो है वो बता रहे हैं कि उनका दम निकल रहा है। और वो उनको ये लगने लगा है कि शुरुआती दौर में जो एकला चलो का जो नारा दे रही थी, वो नारा शायद इस चुनाव में चलने वाला नहीं है। और उन्हें जो दूसरे जो गठबंधन दल है, जो संयुक्त मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा से बिना साथ लिए जो है उनका काम चलने वाला नहीं है। क्या कहेंगे आप, क्या दीदी का दम सही में निकलने लगा है तीसरे चरण के मतदान के बाद?
जैसा कि मैं शुरू से बोलता चला रहा हूं कि 210 से 225 सीट हमारे पास है, ठीक है। ये हम लोगों का पूरी ग्राउंड रिपोर्ट पे ही मैं बता रहा हूं आपसे कि ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे पे जो बनी हुई है उसी पे बात कर रहा हूं। बीजेपी एक ढोल पीटने वाली पार्टी है, कंटिन्यू जो है वो ढोल पीट रही है कि कहते हैं ना कि 100 झूठ अगर बोलो तो वो सच लगने लग जाता है। इसलिए अपनी पूरी की पूरी सेना को साथ ला करके उतार चुकी है और सबको एक ही बात, एक ही टॉपिक दे रखा है कि 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। इसको जो है बोलते रहो और एक माहौल बनाते रहो। हकीकत ये है, ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि उनको लोकल कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, लोकल लीडर नहीं मिल रहे हैं, लोकल पे जो है इनको क्या बात कर रहे हैं संजय जी, अगर इसीलिए इनको बाहर से लोगों को लेना पड़ा, नहीं बाहर से अपने सांसदों को उतारना पड़ गया। आप शुरू से बाहरी और भीतरी का मुद्दा जो हो बना रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा मेरा आवाज डबल आ रही है। अब आ रही है आवाज? डबल मेरी आवाज। आप शुरू से संजय जी बाहरी और भीतरी का मुद्दा बना रहे हैं कि बीजेपी के पास जो है लोकल वहाँ के लोग नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो 2019 का जो चुनाव हुआ था, 2019 के जो परिणाम है वो तो बता रहे कि बीजेपी का संगठन जो है वहाँ पर काफ़ी मजबूत है और बूथ लेवल पर उनके कार्यकर्ता हैं। हमारी टीम भी वहाँ पर मौजूद है और 3 चरणों के चुनावों, खासतौर पर अगर नंदीग्राम की बात करें तो नंदीग्राम की जो हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाई थी वहाँ तो आपके मतदाता, आपके कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता नहीं दिख रहे थे। बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता तो हर एक बूथ पे नजर आ रहे थे और आपके जितने भी कार्यकर्ता थे उससे दोगुनी तिगुनी संख्या में थे वहां पे। अब ये इसका कारण क्या होता है मैं समझा दूं आपको। पहली बात तो ये है कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव में जमीन नहीं, मैं अभी नंदीग्राम की बात कर रहा हूं जो कि विधानसभा, ये तीसरे चरण के चुनाव की बात कर रहा हूं। लोकसभा की आपने बात उठाई तो लोकसभा की बात सुन लीजिए ना। ठीक है। लोकसभा में बाकायदा जो है उसका चुनाव प्रधानमंत्री का होता है, विधानसभा का मुख्यमंत्री का होता है। लोकसभा में दिल्ली की राज्य चुनाव में बीजेपी ने 7 के 7 सीट जीती, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव 3 सीट नहीं, ये बात मैंने आपको कार्यकर्ता के मुद्दे पे कहा। आपने कहा कि कार्यकर्ता नहीं है लोकल, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का हो, काम तो कार्यकर्ता ही करते हैं ना। नहीं, हाँ बिल्कुल करते हैं। और कार्यकर्ता के आपके यहाँ में रिपोर्ट बताओ कि 519 नंबर बूथ पे तो बीजेपी का दूर दूर तक कोई कार्यकर्ता नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था। हो सकता है, देखिए इतना माइन्यूट हमारे पास, जो इतना माइक्रो लेवल की हमारी एक एक बूथ की खबर नहीं है हमारे पास, लेकिन जो चीजें हमने देख अभी नंदीग्राम में देखी थी, जो हमारी टीम थी वहां पे 2 टीम नंदीग्राम में हमारी मौजूद थी और उन्होंने जो बताया और हमने दिखाया भी टेलीविजन पे, हमारे पास विजुअल्स थे उसके, कि आपके कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे थे वहां पे हमारे साथ। तो होता है ना कि कभी कभी कवरेज क्या होता है, नहीं तभी तो ममता दीदी को खुद जाना पड़ा था 7 नंबर बूथ पे, ममता जी खुद गई थी। रिपोर्ट मिली, जब उनको रिपोर्ट मिला कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियस हमारी नेता है वो वहां पे थी, वो गई। इसमें कोई गलत बात तो थोड़ी नहीं। मैं गलत और सही नहीं कह रहा हूं। आपने जो कहा कि बीजेपी को बूथ लेवल पे कार्यकर्ता, लोकल कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, मैंने उसका जवाब दिया। मेरे ख्याल से जय चौधरी ज्यादा डिफेंड कर पाएंगे। जय जी, ये जो आरोप लगाया जा रहा है आपके कि आपके पास जो है लोकल लेवल पे कार्यकर्ता नहीं है, तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि 200 के पार चले जाएंगे? जय चौधरी जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सबसे पहले संजय चक्रवर्ती जी को बोल दूं कि बॉब में पुलाव बनाना बंद कर दें इन्होंने। तो यदि ममता बनर्जी की बौखलाहट नहीं होती तो 10 साल तक ये कलमा पड़ी। आजकल अपने आप को वो अपना गोत्र उतार रही है, अपने आप को हिंदू उतार रही है, ब्राह्मण उतार रही है, हिंदी पाठ कर रही है, दूसरा पाठ कर रही है, दस्ती मन पढ़ रही है। ये उनकी बौखलाहट साफ है। इसी बौखलाहट को सिंपैथी लेने के लिए वो पाँव लेकर के, वो टूटी हुई पाँव लेकर घूम रही है कि बोल भी रही है पाँव में बहुत दर्द है, देश पहुंचा हूँ, क्योंकि आदमी को सिंपैथी मिले और वो सिंपैथी वोट इकट्ठा कर सकें। वो ममता बनर्जी इस बार साम दाम दंड भेद सब अपना चुकी है। वो 30% के साथ खेल चुकी है। पहले तो दूसरा शरीफ के पास गई, जब अब्बास सिद्दीकी ने उनको दाना नहीं डाला, 10 साल तक उनको बेवकूफ बनाया इन्होंने। जब वो अब की बार इनके साथ नहीं आए तो उनको गाली देने लगे, बाहरी बोलने लगे। जब ओवैसी साहब आते हैं तो इनको ये गाली देती है। तो ये बौखला गई है। ये क्या कर रही है, क्या करेगी, इनको कुछ समझ नहीं आता है। आप देखा होगा कि अभी इलेक्शन, सेकेंड फेज की इलेक्शन चल रही थी, उस समय इन्होंने सभी विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखा कि आओ सब मिलकर बीजेपी के साथ इसके लिए लड़ें, केस में लड़ें। तो इनको कहीं हद तक लगने लगा है कि बिल्कुल, मैं यही सवाल मैं संजय से पूछना भी चाह रहा था।
संजय जी, दो चीजें हैं। एक तो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, जो अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की बात कही थी, उस पर चुनाव आयोग का नोटिस दिया गया, उसका क्या जवाब देंगे आप या आपकी पार्टी, ये मैं एक जानना चाहूंगा। और दूसरी बात ये कि आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि ममता बनर्जी या टीएमसी अकेले जो है बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगी, और इसीलिए आप विपक्ष के सभी नेताओं को कभी चिट्ठी लिखते हैं, कभी आप कहते हैं कि चुनाव के बाद हमारे साथ आइए, हम साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। तो क्यों इतनी हताशा? 3 चरण के चुनाव के बाद ही आपने हथियार डाल दिए क्या? संजय चक्रवर्ती। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी को सुन रहा था कि वो पहले ही वो कलमा और उस पे आ गए। मतलब इनका पास वही एक राम है, ढोकसला है कि हम जब तक तो आपने दे दिया है संजय जी, आपने तो दे दिया है। जय जी, बारी बारी से बोलेंगे, बारी बारी से हम लोग बोलेंगे। अभी संजय जी को सुन लीजिए। जी, पहले सुनने दीजिए। डिबेट होता है कि आप बोले तो मैंने केवल उंगली उठाई थी और मैंने आपकी बात सुनी पूरी तरीके से। मतलब इनका शुरुआत ही होती है वही कलमा, ये वो। अरे ये लोग 100 लोग मिलकर के किसी इंसान को आप विदेशी तक घोषित कर देते हो, कोई बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तानी, कहीं कुछ घोषित कर देते हो, कलमा ये। अरे हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, सारे जात के लोग रहते हैं, और आप केवल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते हैं। सदियों साल से हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते रहे, लेकिन 2014 के बाद से आपने सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम किया। जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम जय श्री राम, आप लोगों का मुद्दा ही नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी की हताशा है ये हमारे टीएमसी की हताशा नहीं, बीजेपी की हताशा है। ये 3 बार हमसे चुनाव हार चुके हैं। 2014 के चुनाव हारे, 2016 का चुनाव हारे, 2019 का भी चुनाव हार चुके हैं। ये बीजेपी की हताशा है कि किसी तरीके से आपकी ममता दीदी को रोको। अगर वो ममता दीदी इस बार फिर से अगर 2021 में भी चुनाव जीत गई तो 2024 में खतरा हो जाएगा। इनको सिर्फ और सिर्फ डर इस बात का है, इसलिए कि सारी ताकत, सारी मशीनरी, सारे के सारे। देखिए संजय जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो जीतने के लिहाज से ही लड़ती है। कोई ये सोच के नहीं उतरती है कि हम हार जाएंगे इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए उतर रहे हैं। कोई नहीं उतरती। तो सबके पास, जिसके पास जो हथियार है, उस हथियार का इस्तेमाल तो करेगा। तो मैं इसमें करेगा। केंद्र सरकार मजबूत ताकतवर की पार्टी है, पूर्ण बहुमत की पार्टी है, तो वो तो अपने हथियार का इस्तेमाल कर ही रही है, हर तरीके से इस्तेमाल कर रही है। नहीं तो मेरा सवाल संजय जी कुछ और है। मेरा सवाल, क्या बीजेपी की ताकत के सामने या बीजेपी की स्ट्रैटेजी के सामने या बीजेपी के नेताओं की जो एक फ्लीट है, एक बहुत बड़ी जो एक लिस्ट है बीजेपी के पास स्टार कैंपेनर की, क्या उसके आगे ममता हार मान गई? मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले आप जो है चिट्ठी, आपने विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी। नहीं, मेरा सवाल तो सुनिए। आपने पहले विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी कि आप साथ में आइए। अब खबर ये आ रही है कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाने की बात कर रहे हैं कि हमारे साथ जो है सीट का जो है इंटरनल जो है आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, 5 जो चरण बाकी हैं, और हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अफवाह है, और ये बीजेपी की फैलाई हुई अफवाह है। ये सब कुछ अफवाह है बीजेपी के। ये कहे तो कि ये से होती ये नहीं, ये कैसे? देखिए, अगर ये बीजेपी की अफवाह, मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। नंदीग्राम में जब बातचीत हो रही थी कि पहले तो अब संयुक्त मोर्चा तीसरा एक विकल्प था, वहाँ से जो फुरफुरा पीरजादा शरीफ अब्बास सिद्दीकी है, उनका प्रत्याशी उतरने वाला था, उनकी बात पूरी तरीके से तय हो गई थी। लेकिन ममता जी की रिक्वेस्ट के बाद वहाँ से सीपीएम ने अपना उम्मीदवार उतारा, पीरजादा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा वहाँ से अब्बास सिद्दीकी ने, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा था, और अगर अब्बास सिद्दीकी का प्रत्याशी वहाँ पर होता तो शायद मुस्लिम का जो है सीधे तौर पे बंटवारा होता और ममता का जो है लड़ाई जो है काफ़ी कठिन हो जाती है। हालांकि अभी भी जो रिपोर्ट है, सिद्दीकी से पूछे इसके बारे में हमसे, नहीं, ये तो सर्वविदित है, ये तो पूरी दुनिया जान रही है, पूरा नंदीग्राम, पूरा बंगाल है, और वो जानने नहीं। तो आप इस बात का जवाब दीजिए ना, तो आखिरी समय में कैसे उन्होंने क्यों नहीं उतारा, वो उनसे पूछे ना, ये हम क्यों बता पाए? हमारे लिए, हम अपने टीएमसी के हम प्रवक्ता है, हम टीएमसी के बारे में बात कर सकते हैं, हम किसी और दूसरे पार्टी के बारे में मैं आप ही की बात कर रहा हूँ कि क्या टीएमसी ने उससे रिक्वेस्ट नहीं किया? जो खबर दी थी कि टीएमसी की रिक्वेस्ट के बाद ही उन्होंने सीपीएम को उतारा था, क्योंकि आपकी तरफ से कहा गया था कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, इसलिए आप वहां पर सीपीएम दीजिए। किसी तरीके से कोई रिक्वेस्ट किसी को नहीं किया गया है, और ना कोई समझौता हुआ है, और ना कोई समझौता होने वाला है। हम ऑलरेडी जब हम 200+ सीट से हम खुद जीत रहे हैं, हम किसी से समझौता क्यों कर रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि अब्बास सिद्दीकी जो कल तक आपके साथ थे, आप संजय जी मेरी इस बात का जवाब दीजिए ना, कल तक अब्बास सिद्दीकी जो आपके साथ में थे, और आपके जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आप पे आरोप लगता रहा है, और आपको चुनाव आयोग ने भी अब कहा है आपको जवाब भी देना होगा, तो क्या अब्बास सिद्दीकी जो है इस चुनाव में बिल्कुल ये है नगण्य, उनका कोई महत्व नहीं है? वो एक भी सीट नहीं जीत रहे आपके हिसाब से, या उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा?
चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, सब अपनी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जनता को तय करना पड़ेगा कि किसको वोट दें, किसको ना वोट दें। ये सिर्फ और सिर्फ एक रणनीति होती है, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है कि वो कहाँ पे किस सीट से उसको किसको उतारे, कहाँ मजबूत उसका प्रत्याशी है, कहाँ कमजोर प्रत्याशी है, वो वहाँ नहीं उतर सकते हैं। ये तो हर पार्टी की अपनी रणनीति है, हर आदमी चुनाव जीतना चाहता है। कोई पार्टी नहीं ऐसा नहीं है हारने के लिए किसी को उतारती नहीं। देखिए ये तो जनरल सी बात है। मैं आप पूछ रहा हूँ कि क्या जो संयुक्त मोर्चा में जो अब्बास सिद्दीकी है, क्या अब्बास सिद्दीकी के चुनाव के मैदान में आने से, आपसे अलग होकर के चुनाव के मैदान में आने से क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है या कोई नहीं पड़ा? हमारे यहाँ से तो अगर सुरेंद्र अधिकारी चले गए, ऐसे कई कार्यकर्ता चले गए। हमारे पास जो है यशवंत सिन्हा जी, अगर ऐसी बात है, देखिए वो उस पे सुरेंद्र अधिकारी पे, यशवंत सिन्हा पे काफी बातें कर चुके हैं। मैं अब्बास सिद्दीकी पे मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं देखिए संजय जी, ये अब्बास सिद्दीकी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि इससे पहले जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हुई, उससे पहले उन्होंने कहा कि भाई हमारा वोट बंटने ना पाए। तो क्या इसका मतलब है, क्या उनको लग रहा था कि पीरजादा जो है, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो है, उनके चुनाव में खड़े होने से मुस्लिम का वोट बट रहा है और उस बीजेपी को फायदा हो रहा है, उनको खुल के बोलना पड़ा? देखिए, ये देश लोकतंत्र है, हर पार्टी को अधिकार है वो खुद अपने दल बना के लड़े या किसी दल के साथ लड़े या फिर न लड़े, सबको अपना अधिकार है। सब स्वतंत्र विचार के लोग हैं और किसी को ना समझाना पड़ता ना बताना पड़ता। और किसी के आने से और किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास इस समय 211 एमएलए हमारे पास अपनी पार्टी के हैं और हम अपनी मजबूती के साथ अपना चुनाव लड़ रहे हैं और हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता किसी बाहरी आदमी को नहीं चाहती, क्योंकि उनको दिख रहा है, जनता को दिख रहा है कि यहाँ पे सारे के सारे जो भीड़ इकट्ठा किया गया है, बीजेपी को आप बाहरी किस आधार पे कह रहे हैं? बीजेपी को नहीं कह रहा हूँ, नो, बीजेपी को नहीं कह रहा हूँ। वहाँ पे जो कार्यकर्ता को इकट्ठा किया है वो मैक्सिमम बाहरी है, वहाँ पे लोकल लोग नहीं है। लोकल लेवल पे वोटर तो आपके लोकल है ना, वोटर को मनाइए ना, आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? वोटर तो वही देंगे ना जिनका वोटर आई कार्ड है। अब आपने वोटर मंगवाए बाहर से, देखिए आपने वोटर मंगवाए बाहर से, आपने रोहिंग्याज को वोटर आई कार्ड बना के दिया, आपने बांग्लादेशियों को वोटर आई कार्ड बना के दिया, तो ये अगर बाहर से चुनाव प्रचार के लिए ला रहे हैं तो इसमें क्या वो वोट तो नहीं देंगे ना? कहाँ से बांग्लादेश से प्रेम कौन जताता है? बांग्लादेश में घूमने कौन जाता है? तो घूमने जाना, अरे गजब बात कर रहे हैं संजय जी, आप गजब बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने पड़ोसी देश में जाए भी ना, कैसे बांग्लादेशी इंडिया में आया कहाँ से? आए कहाँ से? ये तो घुसपैठ कहाँ से आया, उसको वोटर आई कार्ड कहाँ से दिया? इसके लिए तो पड़ेगा, इसकी इस बात को जानकारी देनी पड़ेगी कि बांग्लादेशी अगर देश के अंदर आ गए हैं तो किसका फॉल्ट है? पीएमसी का है या केंद्र सरकार का है? अगर आप इसको फॉल्ट मानते हैं तो बताइए ना, फॉल्ट मानते हैं आप उसकी शिकायत कीजिए। ये कैसे आ गए कि आप उसको फॉल्ट मानने की बजाय वोटर आई कार्ड बना देंगे, उसका आधार कार्ड बना देंगे? अगर ये फॉल्ट है तो आपके लिए भी है ना। अगर बीजेपी की गलती से ही आ गया है तो आपको बताना चाहिए ना, आपको जाकर के कहना चाहिए केंद्र को, ये बांग्लादेश से घुस गया, इसे बाहर निकालो, या आप उसे अपना वोटर आई कार्ड दे देंगे। नहीं, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है संजय जी। जय चौधरी जी, क्या कहेंगे आप? क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्या जो भी आए हैं, किसी की भी गलती से आए हों, लेकिन आज वो मदद किसकी कर रहे हैं और इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी इस मंच से जाती है, इस मंच से बोलती है मुस्लिमों को कि तुम लोग आपस में मत बटो, तुम लोग एक रहो, बीजेपी को रोकना है, मुझे समर्थन दो, मुझे वोट दो, नहीं तो ये लोग एनआरसी करके देश से निकाल देंगे, तो एनसीआर का देश से निकाल देंगे। तो ये संजय जी का मकसद हो सकता है। और हमको उर्दू का भी बोल देते हैं, हिंदू मुस्लिम एक है, सदियों से बंगाल में एक है, लोग कभी कलमा नहीं बोलते हैं, बीजेपी के बहुत लोग बोलते हैं कलमा। ये तो बोलते हैं कि फिरहाद अख्तर शायद उनके ही मंत्री हैं, उनके ही पार्षद हैं, उन्होंने ही मक्याबुज में बोला था ये हमारा मिनी पाकिस्तान है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो मुझे बोल दें कि हाँ नहीं आप गलत बोल रहे हो। समझे नहीं, उन्होंने कहा संजय जी, मतलब आपने तो कहा था ना, अभी के पार्टी के नेता थे ने कहा था कि अगर 30% एकजुट हो जाए तो 4 पाकिस्तान हो सकते हैं भारत में। वो तो अभी बोले थे मुकेश जी, वो तो अभी बोले थे। इससे पहले फिरहाद हकीम जी बोले थे कि मिर्जापुर में ये हमारा मिनी पाकिस्तान है। बिल्कुल संजय जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? संजय जी जवाब दीजिए।
देखिए, पहली बात तो ये है कि लोकल लेवल पे लोकल लोग क्या क्या बोलते हैं वो मैं बीजेपी के नेताओं लोकल मैंने आप बोल रहे हो बिहार में लोकल है, ऐसे अगर बिहार में लोकल है। मैंने कहा नहीं, लोकल होना कौन सा गुनाह है? हर एक आदमी अपने क्षेत्र में लोकल है। अरे हर एक आदमी अपने क्षेत्र में लोकल ही तो होता है। कि मैं जो है ममता जी को बरमूडा पहना चाहिए, क्या वो सही बोला है? आपने कभी प्रदेश अध्यक्ष जी को अपने टोका है? एक महिला के अपमान करते हैं आप लोग, क्या एक महिला को क्या ये शोभा देता है? आप महिलाओं को अपमान करने वाली पार्टी, क्या आप ये बात संजय जी, संजय जी, जय चौधरी जी, मुझे लगता है बारी बारी से आप कहेंगे तो लोगों को समझ में आएगी बात। महिलाओं का अपमान कर रहे हैं संजय जी, इस पे चर्चा हो चुकी है, इस पे चर्चा हो चुकी है। संजय जी, इस पे चर्चा हो चुकी है। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। अभी जो खबर आ रही है कि ममता बनर्जी कह रही हैं, कांग्रेस के नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है कि चुनाव के बाद हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। क्या ऐसी बात है? क्या ममता जी को रिपोर्ट है? क्या ऑफिशियल रिपोर्ट है आपके पास? अरे तो ऑफिशियल रिपोर्ट हो जाएगी, इसमें क्या है? ऑफिशियल ऑफिशियल तो रिपोर्ट पूछ रहे हैं ना। अब ऑफिशियल बनाने के लिए तो आपसे पूछ रहे हैं। आपको हमारे पास तो जानकारी है। बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा बीजेपी का ही है, बीजेपी का ही फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। ये लोग जो है सुबह नाश्ते से लेकर रात तक डिनर तक ये केवल झूठ का खाना खाते हैं और कुछ नहीं है। ये टोटल प्रोपेगेंडा बीजेपी का है। ऐसा कोई भी सुनना कोशिश करिए। बोलिए। आपकी नेत्री ममता बनर्जी ने विमान बोर्ड को बुला करके फिश फ्राई खिलाया था और उनको बोला था आप लोग क्यों आप समर्पण करते बीजेपी के सामने, आप लोग लड़ाई करिए, हम आपके साथ हैं, बोला था ना। जब त्रिपुरा में इलेक्शन हार गई थी तब यही बात हुआ था ना। हर प्रिंट मीडिया के पास ये वीडियो अवेलेबल है, हर के पास। बिल्कुल, नंदीग्राम का भी तो उदाहरण है। वहां पर आपके कहने से, टीएमसी के कहने से वहां पर पीरजादा ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया। सीपीएम क्योंकि पहले से तय था, घोषित था, वहां से पीरजादा का प्रत्याशी वहां पे आएगा, लेकिन लास्ट टाइम में लक्ष्मी जी वहां से करेंगी सीपीएम से। तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और ये जी सुन रहा हूँ। एजेंडा अलग है, बस इनका एजेंडा एक है, झंडा अलग अलग है। ये तीनों दलों का झंडा अलग अलग है, लेकिन एजेंडा एक ही है, बंगाल के उन्नति को रोकना, बंगाल को आज 44 साल पीछे ढके। अरे आप बीजेपी पहले से आप अभी 50 सीट लेकर के आइए, पहले फिर 50 सीट की सोचिए, बाद में सरकार का। तो अभी आप जो है कम से कम 10 साल भूल जाइए। अभी आप 10 साल नहीं आ सकते। अभी आप अपने 2024 का इलेक्शन के बारे में सोचिए, आगे चल के तैयारी करिए आप 2024 में कि 2021 आप क्यों हार रहे हैं। संजय जी, अगर आप इस बात से इनकार कर रहे हैं, संजय जी, हम लोग हमारे पास हम केवल और केवल हमारे पास जनता हमारे साथ। एजेंडा आपको किसके साथ है, ये एजेंडा आप लोग तय करिए। ये आप लोग एजेंडा आप लोग अच्छा तय करते हो। नहीं तो संजय जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है, संजय जी, तलवार के अलावा आप लोग आगे बढ़ नहीं सकते। अरे आप लोग हमेशा जय श्री राम बोलते रहते हो। आप जय श्री राम बोलना गलत बात है क्या? जो सदियों का हिंदू मुस्लिम की एकता थी, आप लोगों ने 4 साल में नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आप लोगों ने बांट दिया, हिंदू और मुसलमान को बांट दिया। आज एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। आज एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम साथ में बैठ के खाना तक नहीं खा पाते क्योंकि उनको एक शक की निगाह रहता है। 10 साल में संजय जी, हमारे पास समय की कमी है। संजय जी, हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना, संजय जी, समय की कमी है, समय की कमी है। आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा आपसे। संजय जी सुन लीजिए, जय जी आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्लांट है, क्या ये दावे के साथ कह सकते हैं कि चुनाव के बाद यदि सीट कम हुई ममता बनर्जी को तो वो गठबंधन नहीं करेगी किसी दूसरी पार्टी से? सीट कम होने वाली है, 210 से नीचे आने वाले नहीं है। 210 तो एक सीट तो वैसे ही आपने कम कर लिया। 211 से 210 आपने खुद ही कर लिया। 211 से 210 तो खुद ही कर लिया। अगर 2 मई को आपने हमें बुलाया तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने, लेकिन एक सीट तो आपने अभी मान लिया ना, एक सीट तो आपने मान लिया जो कम है, 210 से कम नहीं आएंगे ये आपने कह लिया। एक सीट वो कौन सी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन नंदीग्राम पे लोगों की नजर है कि शायद ममता वहां से हार जाए। तो शायद आप नंदीग्राम को अगर काउंट कर रहे हैं तो 210 सीट, यानी एक सीट आपने कम मान लिया। लेकिन जो आकलन है, जिस तरीके से चुनाव अभी आगे बढ़ रहा है, उससे लगता है कि ममता बनर्जी का यानी दीदी का दम निकल रहा है और वो अपने दम को कायम रखने के लिए विपक्षी नेताओं से सहयोग मांग रही है। और अंदरूनी जो सूत्रों के हिसाब से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी से मुकाबला करने के लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस के और सीपीएम के नेताओं से संपर्क किया है और चुनाव के बाद यानी रिजल्ट के बाद की 2 मई के बाद के समीकरणों पर चर्चा करना शुरू किया है कि अगर सरकार अकेले अपने बूते नहीं बनती है तो बीजेपी को रोकने के लिए सारे विपक्षी दल एक साथ हाथ मिला सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत,
नमस्कार।